जब इंसान टूटा हुआ होता है ना तो उसको किसी सहारे की ज़रूरत भी नहीं होती, उसको सिर्फ 2 लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है कि आप ये कर सकती हैं। शादी के बाद जो मेरी फ़र्स्ट जॉब थी वो एज ए स्वीपर थी। मैंने कहा देखें मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा है, आप अनमैरिड हैं, मुझसे छोटे भी हैं, आपको ज़िंदगी का नहीं पता, मैंने ज़िंदगी की ठोकरें खा ली हैं, तो मैं पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरा साथ दें। तो जो हमारा मियाँ बीवी वाला रिलेशन है ना, कुछ देर के लिए उसको हम नहीं करते, क्योंकि हमारी जो शादी है वो भी एक एग्रीमेंट के थ्रू हुई है कि हम 1 साल बाद एक दूसरे को छोड़ देंगे। लोग जब भी मैं जाती हूँ भाई कहीं मुझे मिलते हैं, आप वही हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड की शादी क्यों करवाई, प्लीज़ बताएं। उन औरतों पे मुझे एतराज़ है, उनका मियाँ किसी के साथ रिलेशनशिप में होता है, उनको वो मंजूर होता है कि वो ज़ना कर रहा है, वो मंजूर है, निकाह नहीं करेंगे। हज़ारों लड़कियों की, औरतों की ज़िंदगी बदल गई। इस टाइम हमारे 4 सिलाई स्कूल हैं, 2 लाहौर में, एक पत्तोकी में, एक शेखुपुरा में। इतने बड़े प्रोजेक्ट मैंने किए, लीवर ट्रांसप्लांट कराया, 40 लाख रुपए इकट्ठे करके दिए, RO प्लांट लगाया करोड़ों रुपए का, स्लाब आया, मैंने करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट वहाँ पे किया। मेरा चैनल हैक कर लिया गया, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा दुनिया में कोई शख्स नहीं होना कि जो लोगों का पहले सोचता है अपना बाद में। ये पहले किसी को देगी तो फिर कहेगी जो बच गया अब मैं खा लूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, जब इंसान स्ट्रगलिंग दौर में होता है तो उसको बहुत सारी मुश्किलात पहाड़ की तरह नज़र आती हैं, उसको नामुमकिन चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन वही इंसान जब अपना स्ट्रगलिंग दौर गुजार लेता है तो वो एक स्टार बन जाता है, दूसरों के लिए मिसाल राह बन जाता है। लोग उसको देख कर सीखते हैं। अपने स्ट्रगलिंग लाइफ में वो जो भी काम करता है बहुत छोटा लगता है। जब वो इंसान मेहनत करके बड़ा इंसान बन जाता है तो वो छोटे छोटे काम बहुत बड़े दिखाई देते हैं। एक ऐसा ही शख्स, ऐसा ही फ़र्द हमारे साथ आज मौजूद है। मुझे ज़रूरत तो नहीं है उनका तारुफ देने की, जब वो आपके सामने आएंगे तो आप जान जाएंगे। कसूर से उनका ताल्लुक़ है, MPhil उन्होंने किया है, किन हालात से किया है, किस तरह से उनकी ज़िंदगी गुजरी है, उनसे जानेंगे। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग उज़मा की, और उनके साथ मौजूद हैं उनके हस्बैंड जवार भाई। पहली मरतबा मेरे ख्याल से आप उनको देखेंगे या शायद किसी ने कभी उनको देखा हो, तो उनसे जानेंगे उनकी ज़िंदगी के पीछे क्या क्या मामलात रहे और किस तरह वो उनका MPhil का सफ़र और कामयाबी का सफ़र रहा। आइए चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस उज़मा आप, ठीक है? अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मामलात चल रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक चल रहा है। स्टार्ट से आएंगे, बहुत पहले आपकी शादी हो जाती है और वो आपका हस्बैंड जो है, फर्स्ट हस्बैंड, आपको डिसीव करके चला जाता है। क्या होता है वो मामला? बस कुछ लोगों की जो किस्मत होती है ना वो ख़राब होती है। कुछ लोग बदकिस्मत होते हैं, नसीब वाले होके भी ना वो बदनसीब ही रहते हैं। तो शायद उनकी ये बदनसीबी थी कि उन्होंने मुझे और अपने बच्चे को छोड़ा। चले मुझे तो छोड़ दे, बेगमों को अक्सर ही लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, तो रिश्तेदारों को भी छोड़ देते हैं, लेकिन अपनी जो औलाद होती है ना उसको कोई नहीं छोड़ता। बिल्कुल ऐसे वो अपने बच्चों के लिए लोग सब कुछ करते हैं और बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ पाते, ना माँ बच्चों को छोड़ती ना बाप। लेकिन वो पहला ही बाप था कि जो अपने बच्चे को भी छोड़ के चला गया। इस बात पे मैं भी बड़ा उस टाइम सरप्राइज़ हुई थी। और अब मैंने देखा तो जब मैं खुद इस मीडिया की फील्ड में आई तो मुझे आगे पता चला कि हज़ारों लोग अपने बच्चे ही छोड़ देते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए सिर्फ। क्या उम्र थी आपकी जब आपकी शादी हुई? आपने अपनी मर्जी से की या वालिदैन ने की? मेरी शादी में मेरी मर्ज़ी भी शामिल थी और मेरे वालिदैन ने भी, अरेंज प्लस लव आप कह रहे, हुई थी शादी मेरी। तो मेरी उम्र उस टाइम 22 साल थी, मेरी शादी हुई है। एजुकेशन क्या थी तब आपकी? मैं नहीं पढ़ी लिखी थी, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत कभी स्कूल गए होंगे बचपन में, वो याद नहीं इतना, लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। तो वो काफ़ी पढ़े लिखे थे और 2005 में मेरी शादी हुई थी नवंबर में उनके साथ। मेरे से वो 20 साल बड़े थे। उनकी एज उस टाइम मेरी 22 थी तो वो 42 के थे। मेरे से 20 साल का उनका गैप था। तो पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ, क्यों उन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, ये आज तक मुझे भी समझ नहीं आई। वो अगर होते तो उनसे ज़रूर पूछा जाता कि वो हमें क्यों छोड़ के गए। वो स्कैम के पीछे क्या बात थी? आपकी ज्वेलरी, आपकी मदर की ज्वेलरी, आपका घर, सब कुछ इस तरह के वाक़यात रहे, वो क्या था?
असल में उन्होंने जब हमारा घर सेल किया ना मेरी अम्मी अब्बू का, तो उन्होंने, चूँकि मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, तो मेरा बेटा जो मुन्ना है वो पैदा होने वाला था, तो उन्होंने कहा कि ये अकेली रहती है, तो हम ऐसे करते हैं, ये जो आपका घर है ये बेचते हैं और मेरे पास भी एक घर है, वो भी बेच के हम एक बड़ा घर लेते हैं। अच्छा। तो वो अम्मी अब्बू का घर 1.5 मरले का जो हमने बड़ी मुश्किल से बनाया था, उन्होंने वो बेचा, और फिर जो हमारा घर ऑलरेडी किराए पे था, वो तो था ही किराए पे, उससे वो सामान उठा के तो हम शिफ्ट हो गए न्यू घर में। वो 3 मरले का ट्रिपल स्टोरी घर। ये कसूर का वाक़या है? ये इधर लाहौर का वाक़या। मैं अनमैरिड थी जब हम कसूर से मूव हुए थे लाहौर। उसके फिर हम आए थे 1998 में और मेरी शादी हुई है 2005 में। ठीक हो गया। तो फिर बड़े घर में चले गए, लेकिन वो फिर हमें पता चला कि वो किराए का घर है और पैसे सारे उसने ज़ाया कर दिए, कहाँ किए। फिर जब पता चला कि ये किराए का घर है, तो उसने फिर भी हमें सही नहीं बात बताई। इंसान को एक झूठ छुपाने के लिए हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक चीज़ धोखा जो दिया होता है, उस धोखे को ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि छुपाने के लिए कई धोखे वो और करता है। उसने कहा ये हम घर अपना है, सिर्फ इसकी रजिस्ट्री होनी और पैसे जो है ना वो थोड़े कम है। तो मैं और मेरी अम्मी, हम फिर मेरे अब्बू, सारी सादी सी फैमिली उसके झांसे में आ गए। फिर झांसे में आ गए, उस जेवर उठा के दे दिया कि तुम ये जेवर बेच के रजिस्ट्री करा लो। तो वो जेवर लेके, फिर आखिरी बार वो जेवर लेके ही गया था। एक मुश्किल जिंदगी सामने नजर आ रही है, बेटा छोटा सा, क्या किया, कैसे सरवाइव किया आपने? मैंने, जब मेरा छोटा सा बेटा था, तो ये धोखे तो सारे उसके पैदा होने से पहले ही हो गए। बाद में वो पैदा हो गया, फिर उसने माफ़ी मांग ली, वो आ गया सारा हमारे साथ, फिर रहने लगा। अच्छा, वापस आ गया वो? वापस आ गया, मेरे अब्बू से माफ़ी मांगी, हम सब से माफ़ी मांग के हमारे साथ वो रहने लग गया। मेरा बेटा 1 साल और 3 माह का था जब वो फिर हमें छोड़ के गया। तो उसके बाद फिर मैं तो टूट गई थी, तो शायद मैं सरवाइव भी कर जाती, लेकिन मेरे साथ मेरी एक फैमिली टूट गई थी। मेरे 2 भाई छोटे, मेरी एक बहन, मेरी अम्मी अब्बू, ये सब भी यानी कि बर्बाद हो गए। तो उस टाइम मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी, एक अच्छे दोस्त की, किसी की, कि कोई मुझे कहता कि आप कर सकती हैं, मुझे कोई थपकी देता। जब इंसान टूटा हुआ होता है ना, तो उसको किसी सहारे की ज़रूरत भी नहीं होती, उसको सिर्फ 2 लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है कि आप ये कर सकती हैं, हम आपके साथ। सिर्फ कोई इतना ही कह देना तो इंसान हिम्मत पकड़ सकता है। तो मुझे चारों तरफ अंधेरा नज़र आता था, तो फिर मैंने कहा मैं क्या करूं। तो फिर मैं निकली बाहर, और मैंने जो मुझे फ़र्स्ट जॉब मिली शादी के बाद। शादी से पहले तो मैं एक गारमेंट्स की कंपनी में काम करती थी, लेकिन शादी के बाद जो मेरी फ़र्स्ट जॉब थी वो एज ए स्वीपर थी। तो मैंने बड़ा शुक्र किया कि मुझे जॉब तो मिली है ना, एटलीस्ट मैं, इतना तो है कि मेरे पास महीने के 1500 रुपये आएंगे, तो वो मेरे लिए बहुत होंगे। मेरा बच्चा है, मेरे साथ एक फैमिली है। एक बच्चा आपके साथ, फैमिली आपके साथ, पढ़ने का ख्याल कैसे है? पढ़ने का ख्याल इस तरह से है कि मैं वापस आ रही थी सफाई करके, तो मेरे ना सर में बड़ी दर्द हुई। मुझे एक मेडिकल स्टोर नज़र आया, मैं अंदर चली गई, तो मैंने उनसे, एक ना डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, बूढ़े से थे, ही वाज रिटायर्ड फ्रॉम जनरल हॉस्पिटल, MS थे वो, रिटायर्ड हुए और अब तो उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो बैठे, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, मुझे ना मेडिसिन चाहिए। उन्होंने मेडिसिन दी, तो मैंने कहा कोई जॉब है यहाँ पे? तो जो उसके ओनर थे उन्होंने कहा यहाँ पे सफाई की जॉब है। तो मैं बड़ा खुश हुई कि मेरी तो एक और जॉब लगी, मैं ऑलरेडी सफाई कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे भी सफाई मुझे बड़े अच्छे तरीके से आती। कोई टैलेंट होना चाहिए ना, मेरे अंदर सफाई का टैलेंट था, मैं सफाई बड़े अच्छे तरीके से। सोसाइटी की सफाई कर रही हैं? जी। तो मैंने आगे ना, वो भी मुझे वहाँ से भी तकरीबन पैसे मिलने शुरू हो गए और मैंने सफाई करनी शुरू कर दी। तो वहाँ पे बच्चे जो है ना वो करके आए मैट्रिक, ठीक है, उनमें ये भी शामिल थे। जबार भाई जी, 2008 की बात है। ये सारे बच्चे वहाँ पे डॉक्टर साहब को मिलने आए कि हमने मैट्रिक कर लिया मैट्रिक। तो ये 5-6 लोग थे। मैंने कहा मैंने भी मैट्रिक करना, मुझे भी कोई करवाए मैट्रिक। तो ये सारे मुझे कहते हैं बाजी आपको पढ़ना पड़ेगा तो इतनी आसानी से नहीं होता, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फिर वो इनका एक दोस्त और भी था, वो आजकल शायद गवर्नमेंट की कोई जॉब कर रहा है, उसने मुझे बड़ा डिटेल से बताया कि इस तरह आपको पढ़ना पड़ेगा, ये वो। तो मैंने कहा आप लोग मुझे कुछ बुक्स दें। इन्होंने कोई मुझे बुक्स, किसी ने कोई दी, किसी ने कोई। अब मैं बुक्स तो ले लिया, मैं पढ़ूँ कैसे, मुझे तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता। तो फिर मुझे डॉक्टर साहब ने बताया, उन्होंने मुझे लिख के दिया कि नमाज कायम करें उर्दू में। मैंने उसके नीचे लिख लिया, देख के उसको, इतनी सेंस तो थी, इतनी तो मैं 22 की थी ज़ाहिर है। तो फिर मैं ये जिस स्कूल के अंदर आज मैं बैठी हूँ, ये बेसिकली सिलाई स्कूल है और इसके जो ऑनर हैं उनका साथ ही इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल है। ऑल अकेडमीज एंड स्कूल रिजेक्टेड मी,
आप फेल हो जाएंगी, हमारा एकेडमी का इमेज ख़राब हो जाएगा, और भाई आप चांस तो दो, हो सकता है मैं पास हो जाऊँ। तो मैंने बच्चा उठाया, बच्चा चारों तरफ घूम रही, कोई मुझे पढ़ा नहीं रहा। तो ये स्कूल में मैं आई, मैंने कहा सर मैं शादीशुदा हूँ, ये मेरा बच्चा है। ये नहीं बताया कि मेरे हस्बैंड छोड़ के वो एक लंबी कहानी, फिर क्यों गए। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे मसाइल चल जाते हैं उसके साथ। तो मैंने कहा मैं ना पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप ना क्या कहते हैं मिडल यानी कि 8वीं आपने की। मैंने कहा वो तो मैंने नहीं की, मैंने डायरेक्ट ही मैटर करना है। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है आप सुबह आ जाया करें, क्लास में बैठ जाया करें, और टीचरें इधर जो आपको पढ़ाएंगे आप पढ़ लें, हम आपका एडमिशन भेजते हैं। फर्स्ट वो ये हैं सर अब्दुल्ला साहब, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा एडमिशन भेजा और मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। अच्छा यहाँ थोड़ा सा रुकूंगा मैं आपको। जबार भाई की एंट्री हुई स्टोर पर, नहीं इनसे कोई ताल्लुक नहीं था। ताल्लुक नहीं था, सिर्फ आपने देखा एक वो बच्चों के साथ आए। बच्चों के साथ आए, ये भी बच्चे थे, मैं तो इनसे 8 साल बड़ी हूँ। अच्छा जी, ये मेरी किस्मत में लिखे गए, इनसे मेरा निकाह हो गया। कैसे निकाह हुआ जरा वो बताएं। निकाह ऐसे हुआ कि मेरे घर वाले कह रहे थे कि शादी हो। तो मैं चाहती थी कि मैं शादी ना करूँ, मुझे शादी नहीं करनी थी। मुझे मुन्ने के साथ जो है ना वो रहना था और मुन्ने को पढ़ाना था, मुन्ने को आगे लेके चलना था। तो मैं शादी नहीं चाहती थी लाइफ में, क्योंकि मैं मर्दों के ऊपर भरोसा नहीं करती थी। मुझे लगता था एक मर्तबा नसीब हो चुका था आपके साथ। मैं कहती सारे मर्द जो है ना एक जैसे चीटर ही होते हैं, लेकिन सारी दुनिया जिस दिन एक जैसी हो जाएगी क़यामत भी आ जाएगी। कारी साहब आए, मेरे अब्बू थे, साथ डॉक्टर साहब थे, साथ और उनके 2-3 दोस्त थे, साथ ये थे, और मेरे भाई, मेरे कज़न, मेरी अम्मी, सारे। तो ये आए, कारी साहब मेरे पास आए, उन्होंने आके पूछा। तो वो निकाह का सारा प्रोसीजर रहा और आपका निकाह हो गया। मैं शायद उस दिन मैं बहुत रोई थी, और जो निकाहनामा था उसके ऊपर वो साइन करते हुए मेरे हाथ भी कांपते थे। आज भी वो साइन जो है वो ऐसे कपकपी जो हुई थी ना उसी के दौरान ही मैं। तो मैंने कहा मैं अपने हाथों से फिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ, फिर एक दफ़ा मैं यानी कि लिख रही हूँ, एतबार कर रही हूँ किसी पे। तो फिर इनसे मेरा निकाह हो गया। शाम को ये आए बाइक पे, मुझे और मुन्ने को मैंने अपनी एक इतनी सी गठरी कपड़ों की उठाई और बिना कुछ सोचे समझे इनके साथ चल पड़े। और ये हमें एक रूम में ले गए और वहाँ पे जाके मैंने इनसे कहा, शायद ये बातें आज पहली बार एक्सपोज हो रही है, कभी मैंने बताई नहीं, मैं बताना चाहती भी नहीं थी, बट आप आ गए तो अब मैंने कहा कोई बात। तो फिर ये मुझे एक रूम में ले गए। फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा देखें मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा है, आप अनमैरिड हैं, मुझसे छोटे भी हैं, आपको ज़िंदगी का नहीं पता, मैंने ज़िंदगी की ठोकरें खा ली हैं, तो मैं पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरा साथ दें। तो जो हमारा मियाँ बीवी वाला रिलेशन है ना, कुछ देर के लिए उसको हम नहीं करते, क्योंकि हमारी जो शादी है वो भी एक एग्रीमेंट के थ्रू है कि हम 1 साल बाद एक दूसरे को छोड़ देंगे, तो शायद फिर बाद में देखेंगे। तो इसी दौरान जो है ना वो इन्होंने मेरी बात मान ली, इनका शुक्रिया। इन्होंने कहा ठीक है आप पढ़े, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। जबार भाई जब आपको पता चला कि आपकी शादी उज़मा से होने जा रही, तब तो ये इतना फेमस नहीं थी, स्ट्रॉन्ग के नाम से भी नहीं जानी जाती थी, तो क्या दिल में था आपके कि एक मैरिड खातून है तो उनसे मेरी शादी होने जा रही है? क्योंकि एक यंग लड़का हमेशा यही चाहता है कि यंग लड़की हो, खूबसूरत हो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो क्या तस्वुर थे आपके, कैसे हुई शादी? ये आती थी स्टोर पे तो अक्सर ये ना परेशान सी रहती थी। अक्सर डॉक्टर साहब के आगे उनसे को बात करके तो फिर रोना शुरू हो जाती थी। मैं इतना गौर नहीं करता था, अक्सर मैं अपने काम में मसरूफ रहता था, तो मैंने नहीं इतनी तवज्जो दी कि पता नहीं क्यों मैंने कहा शायद इनका कोई घरेलू मसला हो। तो फिर ऐसे कहते फिर मैंने एक दिन मेरे सामने कोई बात हो गई जी ऐसे ना, मेरे घर वाले कहते हैं जी हम शादी कर लें। वो फिर इनके पास हनुमान भी था, काफ़ी छोटा था वो, अक्सर उसको भी साथ लेके आया करती थी। कुछ अर्सा गुजरा तो पता नहीं मेरे दिल में क्या ख्याल आया कि नहीं यार इसको मैं सहारा देना चाहता हूँ। क्या बात? फिर से बात हुई जब मैंने बीकॉम पार्ट 2 के पेपर दिए, उसके बाद रमज़ान था, तो रमज़ान के यानी कि रमज़ान आने वाला था, जून में मेरे पेपर हुए। तो फिर मुझे यानी कि पैसे मिले, थोड़े मेरे ससुराल की तरफ से आए और थोड़े जो है ना वो हमने जमा किए हुए थे। तो फिर मैंने ना इनसे कहा, मैंने कहा देखिए हमारी शादी एक
कहा था कि हम छोड़ देंगे एक दूसरे को 1 साल बाद। ये मुझे समझ नहीं आई कि हमने 1 साल मैंने के बाद इनसे छोड़ कहा दें। था कि क्या एग्रीमेंट था? मैंने ना ये था कि मैंने कहा कि जब ना मैं अपने घर से आ जाऊंगी ना तो मैं पढ़ जाऊंगी, मैं कहीं जॉब पे लग जाऊंगी, आप अपनी शादी जहाँ मर्जी कर लीजिएगा, मुझे छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो आपका नाम जुड़ा रहेगा ना, तो चले लोगों को पता चलेगा ये इसका हस्बैंड है, मैं भी सेफ रहूँगी थोड़ा। हालांकि मैं बहुत स्ट्रांग थी उस वक्त भी, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक सोसाइटी में होता है ना कि मियाँ हो, लड़की का ये बड़ा होता है, उसका हस्बैंड उसके साथ रहता हो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, साल बाद ना हम दोनों रहता हो जाएंगे। लेकिन जब मेरे पास पैसे आए तो उससे हमने एक छोटा सा घर लिया। तो फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो वेलकम, मैं अपना हाथ आपके हाथ में लेती हूँ, अगर नहीं रहना चाहते ये दोबारा प्रपोज किया आपने 1 दोबारा साल मैंने बाद? इनसे कहा जी, मैंने इनसे कहा, मैंने कहा तो फिर इन्होंने कहा नहीं मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। फिर हमारे मियाँ बीवी वाले रिलेशनशिप जो है ना हमने कायम की। फिर मेरी अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी, तो बीकॉम पार्ट 2 के बाद मुझे अल्लाह ने बेटी से नवाजा। नेमत मेरे पास पहले थी, अल्लाह ने मुझे रहमत दी। एकदम से आप पर बीमारी आ जाती है? मैं बीमार हुई हूँ, जब ये ठीक हुए हमने दोबारा मेडिकल स्टोर बनाया। फिर हमने ये जब अपने पाँव पे खड़े हुए, फिर मैंने दोबारा इनके साथ मिलके मेडिकल स्टोर बनाया। हमारी लाइफ अभी, मेरी जॉब लग गई, मुझे वहाँ से सैलरी यानी कि आनी शुरू हो गई कि मैं बड़ा अच्छा है कि मेरी जॉब भी लग गई। तो इसी दौरान मुझे डायग्नोज हो गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो आपको पता है कितना पेनफुल होता है। 7.5 साल से मैं इस बीमारी से लड़ रही हूँ, अभी तक मुझे इसका आराम नहीं आया, इसके साथ मैं सर्वाइव कर रही हूँ। अच्छा जवाहर भाई, उस्मा आपी की स्टोरी तो सबने सुन रखी है, ये दूसरी शादी का क्या राज है? कैसे जो है वो आपने मनवाया आपी को? क्योंकि जब कोई हस्बैंड जिक्र करता है अपनी शादी का तो फर्स्ट जोजा मोहतरमा यही कहती हैं कि मैं जहर खा लूँ या तुम्हें खिला दूँ। नहीं मनवाया, इसने मुझे मनवाया। क्या तो ये मैं नहीं करना चाहता था दूसरी शादी, इन्होंने मुझे मनवाया। तकरीबन 4 साल ये मेरे पीछे पड़ी रही। अच्छा, कि आप सेकंड मैरिज कर लो। मैंने कहा ये बड़ा मुश्किल काम है। कोई दमशम करवाया इनको कि ये मान गई दूसरी शादी के लिए? मेरा तो ज़हन ही नहीं था ना इस तरफ। ख़वातीन तो बिल्कुल भी इस तरफ नहीं जाती कि हमारा जो हस्बैंड है वो दूसरी शादी कर ले। मुझे नहीं पता इसका ज़हन क्यों गया इस तरफ। अच्छा, ये वैसे मेरे पीछे 4 साल ये पड़ी रही है। तो मैं इसे यही कहता ना हूँ, ये एक बड़ा मुश्किल फैसला है, तो ये मेरे लिए बड़ा टफ हो जाना है। तो लिहाजा ये बात ये काम नहीं करना मैंने। लड़की कैसे ढूंढी आपने? कैसे ख्याल आया कि ये लड़की होनी चाहिए? और जब आपने लड़की से कहा कि आप मेरे हस्बैंड से शादी कर लो, उसका रिएक्शन क्या था? मैंने लड़की से नहीं कहा। अच्छा। लड़की इस तरह ढूंढी कि वो इनकी कज़न है, इनके चाचू की बेटी। तो मैं गाँव जाती आती रहती हूँ, तो मैंने उसको देखा हुआ था। तो चूँकि शादी के लिए हम लड़की तो तलाश कर ही रहे थे। ये शायद आपको संगीन तारे में आपको पता है, जॉइंट्स पेन जो होती है ना, ये बड़ी मुश्किल आपकी लाइफ कर देती है। इससे ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है, इंसान अपने लिए जो है ना वो बड़ी मुश्किल से जीता है। तो ये यंग है मियाँ बीवी के, आपको पता है 100 ताल्लुकात होते, मैं वो सही तरीके से नहीं सर्वाइव इनके साथ कर पा रही। मैंने कहा इनका क्या कसूर है, बीमारी तो मुझे लगी है ना, तो कोई बात नहीं, आप तो ठीक है, हम शादी कर लेते हैं। हमारा ये था कि वो आएगी तो सारे अकोमोडेट आपस में कर लेगी उन सबको, इनके साथ रहेगी। बच्चे हैं मेरे, बच्चे तो बड़े हो गए हैं, तो मैं भी उनके साथ लग के यानी कि सुकून आ जाएगा ना, बच्चे भी 1-2 और हो जाएंगे, तो हमारी फैमिली बड़ी अच्छी खुशी गुजरेगी। तो इसलिए फिर मैंने इनकी चाचू की बेटी को सेलेक्ट किया, और मैंने उनसे बात नहीं की, उनकी बहन से बात की। तो मैंने उनसे कहा उनसे पूछ लेना, अगर वो खुशी से माने तो ठीक है, अदरवाइज ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि इस्लाम भी कहता है बच्ची से पहले पूछ ले। तो अनमैरिड थी वो? अनमैरिड है। तो उन्होंने फिर पूछा, तो उन्होंने कहा आपका मियाँ जो है वो डॉक्टर होने वाला मियाँ डॉक्टर है जी, मेडिकल स्टोर वालों को लोग डॉक्टर मानते हैं इस तरह ये वो। तो वो कहते हैं कि मान गई। फिर उनकी एंगेजमेंट हुई तो वो रो पड़ी। तो मैंने फिर फटाफट वो वीडियो देखी, मैंने उनको फ़ोन बहन को किया कि भाई ये रो क्यों रही हैं, मैंने तो नहीं ऐसा चाहा कि ये रोएं, अगर ये राज़ी नहीं है तो हम शादी नहीं करते। उसने कहा नहीं, वो उनकी अम्मी नहीं है बेसिकली ना, तो कहते हैं शायद अपनी अम्मी की उनको याद आ गई इसलिए। तो फिर वो शादी में मैं खुद, आपने देखा, शादी कोई बड़ी धूमधाम से शादी की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फिर उनमें से एक प्यारा सा बेटा। 1.5 साल हो गया। देखिए, जब आप लाइफ में सर्वाइव ना कर पा रहे हो तो आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं,
और ये इतना मुश्किल कोई डिसीजन नहीं, अनोखा ही काम हो गया कि दूसरी हस्बैंड की शादी करवा दी। लोग जब भी मैं जाती हूँ भाई कहीं मुझे मिलते हैं, आप वही हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड की शादी करवाई, क्यों करवाई प्लीज़ बताएं। भाई मैंने खवातीन को भी ज़्यादा एतराज़ है। खवातीन क्या, मर्द क्या, मौलवी हज़रात क्या, सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सब मुझे यही कहते हैं भाई आपने इनकी शादी क्यों करवाई। भाई मैंने कोई गलत काम नहीं किया। हाँ, उन औरतों पे मुझे एतराज़ है, उनका मियाँ किसी के साथ रिलेशनशिप में होता है, उनको वो मंजूर होता है कि वो जना कर रहा है, वो मंजूर है, निकाह नहीं करेंगे। कई मैंने देखे बंगले कोठियों वाली कई स्टोरियाँ मेरे पास आई हैं कि कहती हैं मियाँ से कहती हैं आप रिलेशनशिप कायम कर लें, क्योंकि अगर आपने निकाह किया तो बच्चा जो आएगा जायदाद का वारिस बनेगा। और भाई विरासत आपने क्या करनी, कब्र में देखें आपको 2 गज ज़मीन भी मिलती है कि नहीं मिलती। ये तो आपकी जिंदगी की कहानी थी। चैनल की तरफ कैसे मूव हुई आप? जब मुझे रिमोटेड आर्थराइटिस हो गया, फिर उसके बाद इनकी टांग टूट गई। अच्छा, टांग भी टूट गई उसके बाद? वही टांग टूटी जो पैरालाइज से कम, यानी मुश्किलात ने आपका साथ नहीं छोड़ा। मैंने कहा मेरी जॉब लग गई है, जिंदगी आसान हो गई, लेकिन जॉब करते हुए 2 माह ही हो गए थे, तो ये गए हैं सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने और एक्सीडेंट हुआ, इनकी टांग टूट गई। फिर ये बेड पे, फिर मैंने मेडिकल स्टोर रिज़ाइन किया जॉब से और मेडिकल स्टोर संभाला। मैंने कहा नहीं, अब मेडिकल स्टोर गया तो वापस नहीं आएगा। सुबह 8 से रात 1, 4 महीने ऐसे पिसे हम। उसके बाद फिर मैं देखा कि मैं कहाँ जॉब करूँ, मेरे से तो बैठा ही नहीं जाता एसी के नीचे, 9 to 5 जॉब है, मुन्ना मैं क्या करूँ। तो मैं सुसाइड करने लगी, इस बीमारी से तंग आ गई। बड़ा मैंने स्विच बोर्ड के अंदर हाथ भी दे दिया, मेरा मुन्ना बड़ा परेशान, हम सारे आगे भाग के, उन्होंने मुझे बचाया। फिर मेरे बेटे ने कहा मामा मैं आपको चैनल बना के देता हूँ, दिस एंड दैट का डिफरेंस लोगों को बताएं। मेरी मामा वो थी और आज ये है, लोगों को बताएं कि स्ट्रॉन्ग उज़मा, आपका नाम है स्ट्रॉन्ग उज़मा, आप पहले उज़मा थी, अब आप स्ट्रॉन्ग उज़मा। कैसे बनी? मेरे बेटे की उम्र उस टाइम तकरीबन 14.5 साल थी। अच्छा। 14 साल का वो था, 2 माह का, तो अब वो 16 साल का हो गया। 2 साल पहले उसने मुझे कहा मामा आप प्लीज़, आपकी मेहरबानी। तो मैंने कहा कैसे? एक टूटा मोबाइल था, आज भी है। उसने कहा आप चले ऊपर, हमारे पास कमरा था, बड़ी सख्त गर्मी जैसे आज हो रही, ऐसे वो करता था, मामा बताए। तो मैंने कहा जी क्या बोलूँ मैं, मुझे पता ही नहीं बोला। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं उज़मा हूँ और मेरी कहानी है ये। तो मैंने कहानी अपनी बतानी स्टार्ट कर दी। वहाँ से पता नहीं कौन सा कमेंट मेरा वो लाइक आए, रिप्लाई होगा, उसके बाद मुझसे लोगों ने रब्ता किया। मैंने कहा कैसे इंटरव्यू देते हैं, तो मेरा इंटरव्यू होने शुरू हो गया, मुझे नहीं पता कैसे। डोनेशन की तरफ कैसे हैं आप? माशाल्लाह बहुत डोनेशन करती हैं। मेरा घर जो है ना 2 मरले का, हम दोनों ने मिलकर वो बनाया। हमने इंस्टॉलमेंट उसकी पे की, बड़ी मुश्किल देखी। उसमें एक कमरा खाली था, तो मेरी मैडम मेरे पास आई, जिनके बच्चों को मैंने, जो आजकल यहाँ मैडम, जिनके बच्चों को मैंने कुरान पाक पढ़ाया, वो मुझे कहती हैं जी आप मुझे जॉब पे लगवा दें। मैंने कहा मेरे घर में जॉब कर लें। कहती कैसे? मैंने कहा ऊपर कमरा खाली, हम सिलाई स्कूल बनाते हैं। मैंने वहाँ पे 5 मशीनें लगाई और उर्दू पॉइंट से फ़र्रुख बड़ाई शबाज भाई का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। पहले दिन उन्होंने वो मशीनों का आके मेरा इंटरव्यू किया था कि जो खुद रोटी को तरसती थी, छान बुरे खाती थी, आज वो औरतों का सहारा बनी। तो फिर मैंने, लोगों ने मशीनें भेजनी शुरू कर दी और उसके बाद फिर करते करते मुझे पता ही नहीं चला, लाखों लोगों की, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल गई। फिर मैंने सोचा, हमने चैनल बनाया था बेसिकली ये कि इससे जो इनकम आएगी, मुझे तो पता भी नहीं था इनकम आती, मेरे बेटे को पता था इनकम आती है, इनकम आएगी 70% हम लोगों को देंगे। तो फिर मैंने कहा 70% भी कम है। फिर मैंने 2 नफल पढ़े रमज़ान मुबारक में, ये लास्ट। तो मैंने कहा या अल्लाह ये चैनल 100% आपका होगा, जितनी भी इनकम आएगी आपकी, जो मखलूक है आपकी, जो इंसानियत की मैं खिदमत करूँगी, जो आपकी दुनिया है, जो आपके लोग हैं, तो उनके अंदर सबसे अव्वल तरजीह दी मैंने वोमेन को। मैंने कहा वोमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मुझे काम करना है, क्योंकि कोई मैं नहीं चाहती औरत पार्क के अंदर बैठे और उसको 3 साल तक रिक्शा, गाड़ी, बाइक वाला देखे और उसके ऊपर रूटिंग करे और उसको छेड़े पुलिस वाले। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूँगी। हर उस औरत के मैं साथ हूँ जो किसी मुश्किल में। तो हज़ारों लड़कियों की, औरतों की ज़िंदगी बदल गई। इस टाइम हमारे 4 सिलाई स्कूल हैं, 2 लाहौर में, एक पत्तोगी में, एक शेखुपुरा में। इतने बड़े प्रोजेक्ट मैंने किए, लीवर ट्रांसप्लांट प्लान 40 लाख रुपए इकट्ठे करके दिए, RO प्लांट लगाया करोड़ों रुपए का, स्लाब आया, मैंने करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट वहाँ पे किया अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर जो ये इमदाद करते हैं लोग की, उन पे ये भी एलिगेशन लगाया जाता है कि ये इमदाद के ज़रिए से खुद भी खाते हैं, कुछ इस तरह के कुछ रहा आपके साथ? आते रहे, मुझे तो बड़ा लोगों ने बड़ा मुझे डिग्रेड किया, लेकिन ये है कि आज भी चेक कर ले जो मर्जी, ना मेरे नाम पे कोई गाड़ी, ना कोई घर, ना कोई बैंक बैलेंस, ना मेरे बच्चों के नाम पे, ना मेरे हस्बैंड के नाम पे। 2 हमारे पास 2 मरले का घर है,
आधा मरला एक मरला इसके नाम पे, एक मरला मेरा, वो एक मरला मैंने डोनेट कर दिया हुआ है। तो पीछे मेरे नाम पे तो कुछ नहीं बचा। जो मुझे यूट्यूब से इनकम आती है वो मैं लोगों के ऊपर खर्च कर देती हूँ। जो मेरा व्लॉग का चैनल, उससे जो आता है हमारी दाल रोटी चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे बच्चों के और मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं, कोई अच्छे जूते नहीं। ये इन्होंने जो सूट पहना हुआ है ज़्यादा ये 1000 या 1200 का सूट है, ऐसे ही मेरा 1000-1500 का सूट है। कोई ब्रांड नहीं हम पहनते, कोई वही मेरी 200 की 250 की जूता टूटा हुआ। ये किराए का घर है जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पे सिलाई स्कूल है, तो एक कमरा हमने भी बना ली हुई है, यहाँ हम रहते हैं। अपना घर जो है 2 मरले का अब आके हमने वो किराए पे दिया, उसका जो किराया आता है उससे हमारे घर का थोड़ा रोजगार जो है ना वो चल जाता है। माशाल्लाह। अच्छा जब्बार भाई, 2 लफ्जों में या एक लाइन में उस्मा को बयान करें। 2 लफ्जों में या एक लाइन में इसकी ना तारीफ क्या करें। मैंने अक्सर अकेले बैठे सोचा है कि ऐसा दुनिया में कोई शख्स नहीं होना कि जो लोगों का पहले सोचता है अपना बाद में। क्या बात। मैंने अक्सर सुना, मैंने कहा कि लोग ऐसे नहीं हैं। वो पहले इंसान अपना पेट भरेगा फिर किसी भूखे को देगा, लेकिन इसकी ऐसी नेचर नहीं है। ये पहले किसी को देगी तो फिर कहेगी जो बच गया अब मैं खा लूँ। मैंने कहा ये अब बीमार है, चलो अपनी लाइफ में ज़रा मसरूफ़ है तो मसरूफ़ है, चलो इसी बहाने को बीमारी अल्लाह ताला कफालत कर शिफा दे दे। किसी के बहाने किसी के मुंह से दवा निकले, अल्लाह शिफा दे दे इसे। और अभी हमने एक रिसेंटली शेल्टर होम बनाया है, तो मैंने वहाँ पे बच्चियाँ अडॉप्ट की हैं जी, 5 बच्चियाँ यतीम मैंने अडॉप्ट की हैं। ईद के बाद उसकी ओपनिंग है, ज़रूर आइएगा, बच्चों से मिलिएगा, आपको बड़ा अच्छा। तो छोटी सी ज़िंदगी है, तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से 50-60 साल की होगी, लेकिन वो मैंने ज़्यादा बता दिए। डेथ रेट पाकिस्तान का 40 आया, लेकिन अब वो भी पीछे चला गया। इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च हुई है। छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें लोगों को धोखे देना, लोगों का हक खाना, लोगों से हसद करना, लोगों को चोट पहुंचाना, जो कि रिसेंटली मुझे पहुंचाई गई, मेरा चैनल हैक कर लिया गया, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमने 1 सेकंड में कब्र के अंदर चले जाना, और आखिरत और दुनिया में वहाँ से इस जहान से उस जहान जाने में सिर्फ 1 सेकंड का 100वां हिस्सा लगता है। ऐसे आप यूँ होता है और आप इस जहान से उस जहान में चले जाते हैं। और लोग बिरयानी का और जनाजे का वेट कर रहे होते हैं। जनाजा लेट क्यों हो गया, बिरयानी में बोटी क्यों कम है, वहाँ पे बैठ के टिचकरियाँ हो रही होती हैं, चुगलियाँ हो रही होती हैं और बातें हो रही होती हैं। तो 4 बंदे आपको जब कब्र में डाल के चलते हैं ना, तो आपको कदमों की आहट सुनाई देती है और आप कहते हैं कि मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हैं। तो वहाँ पे सिर्फ फिर आपके पास के अमाल होंगे। हो सकता है आपने कभी किसी को सिलाई सिखाई हो, या किसी का कोई पानी का नल लगाया हो, या किसी यतीम के सर पे हाथ रखा हो, किसी बेवा का किराया दिया हो, किसी का घर बना के दिया हो, तो शायद कोई 2 हाथ उठे तो आपकी बख्शिश हो। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। इनकी ज़िंदगी से यही मैसेज मिलता है, दूर है मंजिल मकसूद मगर है तो सही, राह कट जाएगी तो अज़्म सफ़र पैदा कर।